हाय बच्चों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं विज्ञान के पाठ 11 जंतुओं और पादप में परिवहन के प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त या रुधिर या ब्लड वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स आदि हैं। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, अर्थात लाने ले जाने का कार्य करता है। इसके प्रमुख अंग हैं, इसमें इस परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले जो अंग हैं वो हृदय, रक्तवाहिनियां इत्यादि परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों? इसका आंसर होगा, श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर की का रक्षक माना जाता है, अर्थात ये शरीर की रक्षा करती हैं, ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई रोग फैलता है या कोई रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है तो ये उन रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सैनिक कहते हैं। स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? इसका आंसर होगा, स्पंदन दर अर्थात हृदय की धड़कन। तो प्रति मिनट स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 70 से 80 प्रति मिनट होती है, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है वो विश्राम अवस्था में उसका हृदय 70 से 80 बार धड़कता है। यदि हम चलें, है ना, और व्यायाम करें या तेज दौड़ें तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन विश्राम अवस्था में यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे हृदय की धड़कन 70 से 80 प्रति मिनट होगी। अगला प्रश्न, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती? तो मनुष्य के हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर के 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष को आलिंद और निचले 2 कक्ष को निलय कहते हैं, और कक्षों के बीच का यह विभाजन ही ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। अगला प्रश्न है, धमनी और सिरा को परिभाषित कीजिए व उनके कार्य बताइए। बच्चों, परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड 2 वीडियो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत भी हम YouTube में डाल चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। धमनी और सिराओं के बारे में उसमें भी दिया गया है। तो अभी हम देख लेते हैं परिभाषा। तो धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, और सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस कहाँ ले जाती हैं? हृदय में ले जाती हैं। धमनियों का रंग लाल होता है और शिराओं का नीला। अगला प्रश्न है, धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार या लचीली होती हैं, क्यों? क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसीलिए धमनियों की दीवार या भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। अगला प्रश्न है, स्थैटिक स्कोप का चित्र बनाइए और उसके कार्य बताइए। तो इसका चित्र हम इस प्रकार देख सकते हैं। जब डॉक्टर हमारे हृदय की धड़कन सुनता है तो इस यंत्र के द्वारा ही सुनता है। इसमें एक श्रोतिका होती है जिसे वो कान में लगाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा, एक ट्यूब होती है लंबी और आगे एक हार्ट बीट देखने के लिए बटन टाइप से होता है ना, गोल, जो जिसे चेस्ट पीस कहते हैं। इसके कार्य, रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का भी उपकरण है। हृदय, फेफड़े, आंत, नाड़ियां और वाहिनियां जब रोगग्रस्त हो जाते हैं तो चिकित्सक इस यंत्र के द्वारा निकली ध्वनि से जानता है कि ध्वनि क्या है, नियमित है या नियमित। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र बनाइए। तो हम चित्र को इस प्रकार देख सकते हैं। हृदय, ऊपर की ओर फेफड़े, है ना, धमनियां और शिराओं की दीवारें, और नीचे की ओर जो इसको जोड़ती हैं कोशिकाओं से जोड़ती हैं। तो हृदय की ओर की धमनियां
उसके ऊपर की ओर फुफ्फुस धमनी कहलाती है और सिरा की ओर की धमनियां फुफ्फुस सिरा कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझो न देखा। बूझो के इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो पट्टिकाणु या जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अपने रक्त के घटक पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स। तो जब चोट लग जाती है तो थक्का जमाने में प्लेटलेट्स ही मदद करते हैं। यदि हमारे शरीर में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स नहीं होंगे और यदि चोट लग जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त का थक्का ना जमने से शरीर से अधिक रक्त बह जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उत्सर्जन होने वाले पदार्थों के नाम व प्रतिशत लिखिए। तो नामांकित चित्र हम इस प्रकार देख सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, वो उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर किए जाते हैं। उसमें 2 वृक्क अपन देख सकते हैं, 2 मूत्र वाहिनियां, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग और एक मूत्ररंध्र होता है। और कोई भी वयस्क व्यक्ति है वो सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। उस मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को समझाइए। पादप अर्थात पौधे। पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। सभी जीवों के लिए उनका भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का ही उपयोग जीवन की मूलभूत क्रियाओं को संपादित करने में करती हैं। थैंक यू।